हेलो दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर ह्यूमन राइट्स लेसन 21 पार्ट थर्ड भारत में पर्यावरण आंदोलन। दोस्तों इस लेसन का ये तीसरा पार्ट होने वाला है। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियोस थी उसके अंदर में मैंने 2 पार्ट करवा चुका हूँ, जिसमें पार्ट फर्स्ट के अंदर में हमने बात किया विश्नोई आंदोलन के बारे में, पार्ट 2 के अंदर में हमने बात किया चिपको आंदोलन के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर हम पार्ट थर्ड के अंदर हम बात करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। दोस्तों इस लेसन को हम टोटल 4 से 5 पार्ट के अंदर में कंप्लीट करेंगे। रीज़न ये है कि जो इसके अंदर में क्वेश्चन बनते हैं वो टिप्पणी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और एक एक आंदोलन को हम सही से अगर डिटेल में कर रहे हैं तब हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, और शॉर्ट वीडियो में हमें समझने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर आप किसी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि दोस्तों ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो ये तो आपके स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या फिर ह्यूमन राइट्स जिस भी किसी के पास भी है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर अगर मान लो एडिशनल में आप किसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप अलग से नहीं पढ़ सकते, यहीं पे भी आप कर सकते हो। इसको यहाँ से भी सेम ही आना है। ठीक है, तो सेम यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। समझ रहे हो दोस्तों? तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, अगर कहीं पर भी कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े, वहाँ पर आपको नोट्स वोट जो भी हैं इसके वो मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों अगर आप नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात कर रहे हो तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। ठीक है, ये काफ़ी लंबा चलने वाला आंदोलन और बहुत महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलन का एक उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है, जिसमें नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर बांध परियोजना के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी पर कौन सा बन रहा था परियोजना? तो सरदार सरोवर बांध परियोजना, जिसका उद्घाटन 1961 में, ठीक है 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर में 3 राज्य आते हैं। 3 राज्य कौन कौन से आते हैं? जिस 3 राज्यों से मतलब ये होकर परियोजना गुजरती है। पूरी जो परियोजना है 3 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें हम बात करते हैं गुजरात की, ठीक है, मध्य प्रदेश की, एमपी की और राजस्थान की। तो इस तरह से 3 राज्यों से होकर गुजरने वाली परियोजना है। ठीक है, तीनों राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण परियोजना मानी गई। ठीक है, इसके अंदर में विवाद क्या होता है, कारण क्या आता है, इसके अंदर में विवाद का कारण क्या होता है, क्यों ये आंदोलन हुआ? तो कई सारे रीज़न आते हैं इसमें, अलग अलग आगे चल के हम देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, 1969 में क्या होता है कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन होता है, कि उसके जल के बंटवारे को लेकर, पानी के बंटवारे को लेकर, अक्सर हमारे भारत में राज्यों के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर कि भाई पानी मुझे इतना चाहिए, उसको इतना चाहिए, उसको कम मिल रहा है, उसको ज़्यादा मिल रहा है, इस तरह की लड़ाई होती रहती है। तो यहाँ पर अभी 1969 के अंदर में तीनों राज्यों के बीच में जो जल का बंटवारा था उसको लेकर विवाद शुरू होता है, जिसके कारण से नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है। ठीक है, कोर्ट के द्वारा ये नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन हो जाता है। उसके बाद 1979 में नर्मदा घाटी परियोजना का जन्म होता है। ठीक है, उसके बाद 1979 के अंदर में नर्मदा घाटी परियोजना का जन्म होता है, जिसके तहत 4134 नदियों पर 2 विशाल बांध बनाने की परियोजना होती है। ठीक है, 4134 नदियों पर 2 विशाल बांध। ठीक है, 2 विशाल बांध कौन कौन से होते हैं? तो एक विशाल बांध गुजरात के अंदर में बनाना था और दूसरा जो विशाल बांध था वो मध्य प्रदेश के अंदर में एमपी में बनना था। ठीक है, अब देखो गुजरात के अंदर में जो बनना था उसका नाम दिया गया सरदार सरोवर बांध। ठीक है, और एमपी के अंदर में जो बनना था उसका नाम दिया गया नर्मदा सागर बांध, नर्मदा सागर बांध। ठीक है, अब इस परियोजना के तहत क्या होता है, 28 माध्यम बांध बनाए गए। ठीक है, छोटे छोटे 28 मध्यम बांध बनाए गए और साथ साथ 3000 जल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। मतलब अलग अलग तरह के 3000 जल परियोजनाएं का शुरुआत होता है। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों? ये थोड़ा सा बेस होता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का शुरुआत होने से पहले क्या क्या चीज़ें चल रही थी। तो ये सब तो चीज़ें चल रही हैं सही से। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की एंट्री होती है 1985 में। ठीक है, 1985 में वर्ल्ड बैंक आ जाता है, विश्व बैंक जिसे हम कहते हैं। उसने क्या करता है, 450 करोड़ का अनुदान देता है, एक तरह से घोषणा करता है, लोन की घोषणा करता है। अनुदान और लोन में अंतर है दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे 450 करोड़ का लोन की घोषणा करता है कि हम 450 करोड़ का लोन देंगे इस परियोजना को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये हो जाता है तो सरकार के अनुसार, जो वहाँ पे राज्य सरकार थी उनके अनुसार इस परियोजना का प्रभाव क्या पड़ रहा था उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब जो भी लोग थे वहाँ पे हर का एक सभी का एक अलग पर्सपेक्टिव था। ठीक है, राज्य सरकार उसको अलग तरीके से देख रही थी, जो वहाँ के लोग थे या जो आंदोलन करता थे उसको अलग नज़रिए से देख रहे थे। तो राज्य सरकार के अनुसार क्या प्रभाव पड़ रहा था उसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहला प्रभाव बताया गया कि सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होगी, जिसमें 2.27, ठीक है, 2.27 करोड़ हेक्टेयर की जमीन को पानी मिलेगा। ठीक है, ये कहा गया।
ठीक है, तीनों राज्यों के अंदर में जो पानी की समस्या है उसको दूर की जा सकेगी। दूसरा रीज़न इसमें बताया गया कि बिजली का निर्माण हम कर सकेंगे। तीसरा रीज़न ये बताया गया पीने का पानी का निर्माण कर सके, मतलब पीने का पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी। ठीक है, और एक रीज़न बताया गया कि बाढ़ को रोका जा सकता है। सबसे बड़ा रीज़न यही बताया गया इसके अंदर में कि जो आने वाले समय में कई बार होता है बाढ़ आ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है, तो इससे बांध से हम बाढ़ को रोक सकते हैं। साथ साथ इसमें एक रीज़न ये बताया गया कि अगर हम बांध परियोजना शुरू करेंगे तो ये तो है नहीं कि 1-2 दिन में बन के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 15-16 साल 10 साल लगेगा, तो उसके लिए रोजगार की भी उपलब्धता बढ़ जाएगी। जो लोग उसमें काम करना चाहें तो रोजगार भी मिलेगा लोगों को। साथ साथ सूखे से निपटारा हो जाएगा। अगर इसमें ये देखा गया कि यार अगर इसको करते हम कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, जो सूखे की समस्या है तीनों राज्यों के अंदर में वो दूर हो जाएगा, तो ज़मीन को बहुत ज़्यादा उपज बढ़ेगी, फ़ायदा होगा। इस तरह की चीज़ें कही गई। ठीक है, जिसमें से मेन मोटिव इसके क्या था कि पीने के पानी की उपलब्धता, बिजली का निर्माण, ठीक है, बाढ़ से को रोकना और सूखे को दूर करना। ये राज्य सरकार का पर्सपेक्टिव था कि ऐसा ऐसा है। पर अब जो लोग थे वहाँ पे जिनके साथ ये हो रहा था, ठीक है, तो उसका नर्मदा बचाओ आंदोलन, मतलब नर्मदा जो बांध इस परियोजना चल रहा था, ठीक है, जल परियोजना चल रहा था, इसका प्रभाव क्या पड़ा था लोगों के ऊपर, इसकी अगर हम बात करें तो 37,000, ठीक है, 37,000 हेक्टेयर की जो भूमि थी वो जलमग्न होने वाली थी। ठीक है, अगर ये परियोजना को हम सफल रूप से करते हैं, ये होता तो क्या होता है कि 37,000 हेक्टेयर, 37,000 करोड़ हेक्टेयर की ज़मीन जो है वो जलमग्न होने वाली थी। 37,000 हेक्टेयर, सॉरी दोस्तों, 37,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न होने वाली थी, पानी में डूबने वाली थी, जिसमें 13,000 हेक्टेयर सिर्फ जंगल था। ठीक है, 13,000 हेक्टेयर सिर्फ जंगल था। 248 गांव भी जलमग्न होते और 1 लाख से अधिक लोगों को पुनर्विस्थापित होना पड़ता, दूसरी जगह जाना पड़ता, विस्थापित होना पड़ता, माइग्रेट होना पड़ता। अब ये क्यों? और जिसमें से 200, अगर 1 लाख लोग जो विस्थापित होते उसमें से ज़्यादातर मतलब आदिवासी होते, करीब 58% लोग आदिवासी होते जो विस्थापित होकर एक जगह से दूसरी जगह जाते। अगर आगे बात करो यहाँ से, ये तो पूरा बेस हो गया कि क्या था परियोजना, इसका सरकार के अनुसार क्या प्रभाव पड़ रहा है और लोगों के ऊपर लोगों के अनुसार क्या प्रभाव पड़ रहा था। आपको समझ में आता है? मैंने बताया कि आपको वो परियोजना की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, ठीक है, क्या डेट थी, कैसे वर्ल्ड बैंक की एंट्री हुई, सारा कुछ आ गया। अब हम आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत अब होगी। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत का अगर देखोगे, आरंभ देखोगे तो 1980 से लेकर 87 के बीच में इस आंदोलन का आरंभ हो जाता है। ठीक है, 1980 से लेकर 1987 के बीच में ये आंदोलन सही से एकदम जोरों शोरों पे स्टार्ट होता है, जिसमें पहली बार अनिल पटेल करके एक व्यक्ति जिन्होंने जनजातियों को ना पुनर्वास के लिए जो जनजाति लोग थे, जो जंगलों में रहते थे, जो छोटे समाज के लोग थे, तो उनके पुनर्वास के लिए कि अगर मान लो विस्थापित होते हैं तो कहाँ जाके रहेंगे, उसके लिए उन्होंने एक NGO आर्क वाहिनी करके NGO थी, उसकी सपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उन्होंने अपील किया कि भाई इनके लिए कुछ किया जाए। ठीक है, 1980 से लेकर 87 के बीच में सब चीज़ें चल रही थी। उसके बाद इसी सब के बीच में 1987 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन जारी कर देता है राज्य सरकार के लिए, गुजरात राज्य सरकार के लिए 1987 में, जिसमें पुनर्वास नीति की घोषणा करने की बात की जाती है कि जो पुनर्वास नीति है, जो लोगों को, विस्थापित लोगों को वापस से बसाने की नीति है, क्योंकि आप अगर ज़मीन ले रहे हो उनकी तो उनको कहीं बसाओगे ना ले जाकर, तो बसाने की नीति को एक सही तरीके से बनाओ। ठीक है, उसकी घोषणा कर देता है सुप्रीम कोर्ट दबाव डालकर गुजरात सरकार के ऊपर में। ठीक है, अब उसके बाद होता है 1985 की अगर हम बात करें, 1985 में ये आंदोलन किस प्रकार चल रहा होता है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का यहाँ पे रूप दिया जाता है मेधा पाटेकर करके जो होते हैं उनके द्वारा, ये मतलब वुमेन है मेधा पाटेकर, उनके द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हो जाती है 1985 से। ये किस प्रकार का क्या रूप होता है इसका, तो इसके अंदर में भूख हड़ताल, ठीक है, पद यात्रा, ठीक है, और समाचार पत्रों में इसके लिए प्रचार करना, ठीक है, फिल्मी कलाकारों की मदद लेना और जो अलग अलग तरह की सेलिब्रिटियां हैं, हस्तियां हैं, उनकी मदद से इसका विरोध करना, ये इसमें मेन टारगेट रखा गया। इस तरीके से ये सरकार तक अपनी बातें पहुंचा रहे थे, चाहे वो भूख हड़ताल के जरिए हो, पद यात्रा के जरिए हो, समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए हो, ठीक है, फिल्मी कलाकारों के जरिए हो, चाहे बड़ी बड़ी हस्तियों के जरिए हो, इस तरह से ये कर रहे थे। उसके बाद एक आम सभा का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर में, जिस आम सभा के कारण पूरे विश्व भर में ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बातें होती हैं। ठीक है, ये कब होता है, तो 1989 के अंदर में एक आम सभा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के हरसुद गांव में, ठीक है, हरसुद गांव में एक आम सभा का आयोजन हुआ। हरसुद गांव के अंदर में आम सभा का आयोजन हुआ, जिसके अंदर में 200 से अधिक NGO ने इसके अंदर में पार्टिसिपेट किया। NGO मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गैर सरकारी संस्था थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 45,000 से ज़्यादा लोगों ने इसके अंदर में आए,
इसके अंदर शामिल हुए। ठीक है, 200 NGO हैं, 45,000 से ज़्यादा लोग आ गए, देश विदेश और आसपास के सारे आए, जिसके कारण से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखते हुए पूरे विश्व भर में इसके बारे में बात किया गया। और इसका समअप क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है, समरी क्या निकलती है, तो विनाशकारी विकास का नाम दिया गया इसका। ठीक है, ये क्या था, ये जो विकास हम कर रहे हैं, नर्मदा जो बांध बना रहे हैं, विकास तो कर रहे हैं, पर कितने सारे लोगों की जमीन जायदाद, ठीक है, जीवन व्यापन का तरीके, वो सारे में परिवर्तन आएगा। तो इसके कारण से इसको क्या दिया गया, विनाशकारी विकास का नाम दिया गया। ठीक है, विनाशकारी विकास का नाम दिया गया इस आंदोलन के बाद। यहाँ पे सभा की कंप्लीट हो जाती है। तो 1990 में एक ना पद यात्रा का आयोजन किया जाता है। 1990 के अंदर में एक पद यात्रा या फिर संघर्ष यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें 6,000 से अधिक लोग शामिल होते हैं और वो राजघाट से चलकर मध्य प्रदेश और गुजरात तक जाते हैं। ठीक है, फिर वापस से वर्ल्ड बैंक की एंट्री होती है 1991 में, जिसमें वो निष्पक्ष आयोग का गठन की बात करता है कि एक निष्पक्ष आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि इतना सारा विवाद हो रहा है इसको लेकर, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ होगा। ऐसा करके वर्ल्ड बैंक क्या करता है, एक निष्पक्ष आयोग का गठन करता है। उसके बाद 1994 में 1994 के अंदर में क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, अपनी जो फंडिंग दे रहा था उसको रोक लेकर देता है। ठीक है, उसको अपना हाथ पीछे खींच लेता है, भाई अब मैं फंडिंग नहीं दूंगा, ऐसा करके मना कर देता है। ठीक है, क्योंकि उसको डाउट होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरी जो मतलब गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, चाहे पर्यावरण मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं, इनकी वो सही तरीके से वो उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, उनको लाया नहीं जा रहा है, तो इस कारण से ये होता है सारी चीज़ें। अब गवर्नमेंट्स ने भी कुछ गाइडलाइन बना रखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइन तय करी थी। ठीक है, और जो गैर सरकारी संगठन थे उन्होंने भी अपनी आवाज़ के दम पर कुछ गाइडलाइंस बनवाए गए थे, पर उन गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा था इन परियोजना के अंदर में, जिसके कारण से वर्ल्ड बैंक और अलग अलग जो संस्थाएं थी जो हेल्प कर रही थी वो पीछे हट जाती हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 18 अक्टूबर 2000 को क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्य को फिर से शुरू कर देता है। मतलब बीच में अपील, कई सारी अपीलें होती हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद 18 अक्टूबर 2002 को सुप्रीम कोर्ट वापस से ये जो परियोजना थी वापस से स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर में एक ऊंचाई को लेकर बात की जाती है कि 90 मीटर तक ऊंचाई रहेगी और उसको बढ़ाकर 138 मीटर तक हम ले जा सकेंगे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, 90 मीटर तक ऊंचाई रहेगी, 138 तक ले जा सकेंगे। इसमें पुनर्वास नियम की भी व्यवस्था की गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली एक पुनर्वास नियम बनाया लोगों के लिए कि जो भी लोग हैं उनका एक पुनर्वास नियम बनाओ, जिसमें भाई जो विस्थापित हो रहे हैं वो किस हिसाब से कहाँ पे जाके रहेंगे, इसकी तय की गई, गाइडलाइन तय की गई। तो उसमें क्या कहा गया कि 500 लोगों के लिए हमें क्या करना होगा, 500 लोगों का एक एस्टिमेट लेके चले कि अगर 500 लोगों को आप कहीं बसा रहे हो तो क्या क्या चीज़ चाहिए होगा। एक स्कूल चाहिए होगा, MCD स्कूल, प्राइमरी स्कूल। ठीक है, एक पंचायत घर चाहिए होगा, एक चिकित्सालय चाहिए होगा। ठीक है, पानी, बिजली और धार्मिक स्थल की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब 500 लोगों के लिए ये कहा गया। ठीक है, रहने की व्यवस्था, प्राइमरी स्कूल, पंचायत घर, चिकित्सालय, पानी, बिजली और धार्मिक स्थल, ये सारी चीज़ें होंगी तभी हम पुनर्वास योजना के थ्रू जाएंगे, नहीं तो कार्य को रोक दो। इस तरह करके सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन तय करती है दोस्तों। आगे अगर आप बात करोगे दोस्तों तो 2006 के अंदर में क्या होता है कि वापस से 2006 के अंदर में वापस से नर्मदा बचाओ आंदोलन फिर से शुरू हो जाता है, उग्र हो जाता है। अब देखो 2000 के अंदर में, सन 2000 के अंदर में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे गाइडलाइन तय कर दी कि पुनर्वासों को वापस से बैठाओ। ठीक है, मतलब उसे पुनर्वासित करो, वापस से करो, ये सब गाइडलाइन तय कर देता है। 2000 के अंदर में सब कुछ हो गया, कार्य वापस से स्टार्ट भी हो जाता है, कुछ साल चलता भी है कार्य। फिर उसके बाद 2006 के अंदर में ऐसा क्या होता है जिससे दोबारा से ये आंदोलन उग्र हो जाता है। ठीक है, दोबारा से उग्र होता है, वापस से उग्रता बढ़ती है नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर में, जिसमें मेन कारण क्या होता है, ऊंचाई को लेकर। जो ऊंचाई तय की गई थी कि 90 से 138 तक जा सकती है, वो 110 से लेकर 122 तक कर रहे थे, जिसके कारण से ये दोबारा से आंदोलन उग्र हो जाता है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा ऊंचाई होती उतनी ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ती। ठीक है, उसके कारण से उतने ज़्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, इस कारण से ये सारी चीज़ें कर रहे थे। ठीक है, और पहला जो शुरुआत में जो आंदोलन का रूप था वो पर्यावरण बचाने को लेकर था। शुरुआत में जब स्टार्ट हुआ था आंदोलन तो सभी लोगों के मन में क्या था कि हमें पर्यावरण को बचाना है, हमें पर्यावरण को सेव करना है, पेड़ पौधे, जंगल, खेत नष्ट हो रहे हैं, उसको बचाना है। बाद में वो धीरे धीरे राजनीति का रूप लेती गई और पुनर्विस्थापन ये सब चीज़ों पर आके रह गया। ठीक है, अप्रैल 2006 के अंदर में, 17 अप्रैल 2006 के अंदर में क्या होता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की याचिका पर उच्चतम न्यायालय एक चेतावनी जारी करते हैं सरकारों को, जिसमें विस्थापितों को पुनर्विस्थापन के लिए एक तरह से मतलब सही तरीके से कार्य किया जाए। ठीक है, उसके ऊपर गाइडलाइंस जारी कर देते हैं दोबारा से। ठीक है, जो भी गुजरात सरकार और अलग अलग सरकारें थी, जो भी विस्थापित हुए लोग, उनके लिए सही से व्यवस्था की जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं।
उसके बाद दोस्तों ये पूरा ये मतलब यहाँ तक का जो 2006 तक का जो सफ़र था, ये पूरा नर्मदा बचाओ आंदोलन का चलता है। अब आज के समय में पूरी तरह से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और एक सबसे बड़े प्रोजेक्टों में से एक प्रोजेक्ट माना जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन का दोस्तों, जिसको बनने में इतने साल लगे हैं, ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा ये उद्घाटन किया गया, उसके बाद कितने सारे विवादों में फंसकर कितनी बार काम रोका गया, कितनी बार स्टार्ट किया गया, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप सो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन होता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप कमेंट करके पूछ लेना है। जो भी चीज़ें मैं बताया हूँ आपके बुक के अंदर में ही सारा कुछ सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो टिप्पणी बेस्ड आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, समझाओ, ठीक है। या फिर एक लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। ऐसे 2018 के अंदर में जो क्वेश्चन आया था नर्मदा बचाओ आंदोलन का लेकर, वो लॉन्ग क्वेश्चन था 20 नंबर का, ठीक है। तो आप अगर देख लो एक बार, अगर दोनों तरीके से लिख के देखो, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कहीं भी तो बताओ, ठीक है। आप हमें अगर ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करें, मैं आपको लिंक वहाँ पे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जिसके कारण से आप वहाँ पे हमें ग्रुप से जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको नोट्स और भी कई तरह की हेल्प मिल जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग में, थैंक यू फॉर लिसनिंग में। और अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में हैं, इवन उनके पास कोई सी भी सब्जेक्ट है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हम हमारे ग्रुप लिंक दे सकते हैं। कुछ दिनों में क्लासेज उनकी भी शुरू होने वाली है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, मतलब फिनिश करते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग में, बाय बाय।